लास्ट चैप्टर में हमने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ा था कि करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है या लूप है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये उसका उल्टा है। इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से कैसे करंट इंड्यूस होती है, तो करंट का इंडक्शन पढ़ेंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उससे। तो ये उसका एक तरह से रिवर्स कॉन्सेप्ट है। इसमें सबसे पहले एक चीज को समझना जरूरी है, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा है। इसको फाई बी से रिप्रेजेंट कर दो। और जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो उसी तरह से ये हो जाएगा बी डॉट ए। आपको एरिया वेक्टर का आइडिया है, अगर कोई सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर में एक तो एरिया का मैग्नीट्यूड होगा और उसका नॉर्मल वेक्टर ए टू एन कैप। तो अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर एन कैप कंसीडर करें तो ये ए इंटू एन कैप हो जाएगा। दिस इज प्लेन ऑफ द सरफेस, ये सरफेस का प्लेन हो गया, और जो एरिया वेक्टर है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आपने पढ़ा हुआ है तो इसमें समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी यूनिट होगी वेबर, WB। तो यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड की दूसरी यूनिट मिलती है। तो जैसे फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B इंटू ए। अगर इन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये B इंटू ए के बराबर हो जाएगा। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है और माइनस बी ए के इक्वल, और डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये B इंटू ए कॉस थीटा के इक्वल। तो इसमें हम इसकी यूनिट वेबर के टर्म्स में देख रहे हैं, तो B हो जाएगा फाई बी अपॉन ए। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू टेस्ला। तो टेस्ला के प्लेस पे हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये तो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा हुआ है, बस यूनिट डिफरेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट को वेबर से डिनोट करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके लिए फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फैराडे के लॉ पढ़ते हैं, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ में उसने बताया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा सर्किट में। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ सर्किट implies ईएमएफ। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड ईएमएफ lasts as long as there is a change in magnetic flux। देखिए इसमें दो चीजें ध्यान से सुनिएगा कि अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ मतलब वोल्टेज, अगर वोल्टेज इंड्यूस होगी तो उसके लिए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए, पहली चीज। और ईएमएफ तभी तक रहेगा जब तक चेंज होगा। अगर चेंज होना बंद हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट है। अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो तभी तक इंड्यूस होगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना बंद हो गया तो ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। अभी जो चेंज है, ये चेंज कितनी तरह का हो सकता है? ये चेंज दो तरह का हो सकता है। इंक्रीज होगा तब भी, और डिक्रीज होगा तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा सर्किट में, और अगर डिक्रीज होगा तब भी सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फिर क्या फर्क है दोनों में, इंक्रीज और डिक्रीज?
तो जब इंक्रीज होगा तो ईएमएफ की डायरेक्शन अलग होगी, और जब डिक्रीज होगा तो ईएमएफ की डायरेक्शन अलग होगी। अब देखिए ईएमएफ एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि ईएमएफ की डायरेक्शन, उसका क्या मतलब होता है? ईएमएफ सेल के अक्रॉस बताया जाता है। जैसे ये कोई सेल है, इसमें ईएमएफ, तो इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन को बताते हैं। अगर कोई सेल है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ईएमएफ की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये फैराडे ने बताया कि जब भी किसी सर्किट के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ तभी तक रहेगा जब तक उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए कि चेंज कितनी तरह से हम कर सकते हैं, कितने तरह का चेंज हो सकता है? दो तरह का, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। और चेंज करेंगे कैसे, उसके लिए उसका फॉर्मूला देखिए। जैसे फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा, तो हम चेंज किस किस तरह से कर सकते हैं? या तो मैग्नेटिक फील्ड बदल जाए, या एरिया बदल जाए, या ओरिएंटेशन बदल जाए, दोनों के बीच का ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, यानी कि थीटा बदल जाए। तो हम कई तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को बदल के मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, एरिया को बदल के मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकता है, और ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, उसको ओरिएंटेशन यानी कि थीटा को चेंज करके भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ हो गया कि whenever there is a change in magnetic flux associated with the circuit, an EMF is induced in the circuit which lasts as long as there is change in magnetic flux. तो change important है, मैग्नेटिक फ्लक्स के ज्यादा, कितना ज्यादा है या कितना कम है उससे फर्क नहीं पड़ता, चेंज होना चाहिए, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। ठीक है, अब ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी वो उसने सेकेंड लॉ में बताया। तो सेकेंड लॉ क्या है, उसने उसने उसके मैग्नीट्यूड को डिस्कस किया। सेकेंड लॉ, the EMF induced in the circuit, the EMF induced in the circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux with respect to time. ये सेकेंड लॉ है। आप इसको स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो बस इनको वर्ड्स दे दीजिए। EMF induced in the circuit or EMF associated with the circuit is directly proportional to rate of change of magnetic flux with respect to time. साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो k आ जाएगा, k इंटू डी फाइव बी डी टी, और k की वैल्यू -1 आती है। प्रैक्टिकली k -1 के इक्वल होता है, तो ईएमएफ हो जाएगा माइनस डी फाइव डी टी। ये सेकेंड लॉ। यहाँ पे जो माइनस साइन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइनस साइन को लेंज लॉ ने बताया, लेंजेस लॉ, ये माइनस साइन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो लेंज लॉ एक्चुअली ईएमएफ की डायरेक्शन को बताता है। अगर ये पॉजिटिव चेंज आएगा तो ईएमएफ नेगेटिव होगा, और नेगेटिव चेंज आएगा मतलब डिक्रीज होगा तो ईएमएफ पॉजिटिव होगा। तो ईएमएफ फ्लक्स चेंज के कॉज को अपोज करता है। ये फ्लक्स चेंज है, और माइनस मतलब अपोजिशन, यानी कि अगर वो बढ़ रहा है तो ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, और अगर घट रहा है तो ईएमएफ सेम, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ईएमएफ सेम डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। तो लेंज ने क्या बताया, माइनस साइन को उसने डिस्क्राइब किया लेंज ने, और लेंजेस लॉ है डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसके बारे में लेंज लॉ ने बताया, इज सच दैट it always opposes the cause of its induction, always opposes, मतलब ईएमएफ जो करंट इंड्यूस करेगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो अपने कॉज को अपोज करेगा।
अब ईएमएफ का कॉज क्या होता है? ईएमएफ का कॉज होता है या तो फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा। अगर फ्लक्स बढ़ने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो करंट उसको घटाने की कोशिश करेगा, मतलब डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और अगर ईएमएफ फ्लक्स के डिक्रीज होने की वजह से इंड्यूस हुआ है, मतलब फ्लक्स अगर कम होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो वो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये माइनस साइन ऐसे ही है। माइनस साइन को लेंज लॉ ने बताया कि माइनस साइन का सिग्निफिकेंस है कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ उसको अपोज करेगा। तो माइनस यहाँ पे ऑपोजिशन के लिए, अगर ये चेंज पॉजिटिव है तो ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये चेंज नेगेटिव है यानी कि फ्लक्स अगर डिक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ की वैल्यू फिर पॉजिटिव हो जाएगी। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे जिससे इस कुछ चीज को समझेंगे। तो अभी हमने फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो लॉज को पढ़ा है। फर्स्ट लॉ जिसमें बताया गया कि ईएमएफ इंड्यूस होता है फ्लक्स के चेंज की वजह से, और तभी तक रहता है जब तक फ्लक्स चेंज होता है। और दूसरे में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कि ईएमएफ इज, अगर इसकी हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे तो ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और उसमें देखेंगे कि भाई ईएमएफ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपका जब पीडीएफ है उसमें ये पूरे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है और क्वेश्चन भी दिया हुआ है। A coil of single turn is placed in a uniform magnetic field of 10 टेस्ला। एक कॉइल है, उसको 10 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 10 टेस्ला, such that the plane of coil makes an angle of 30 degree with the magnetic field। जैसे कोई कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो प्लेन है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द एरिया ऑफ कॉइल, कॉइल का एरिया दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में कहता है फाइंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड, एवरेज ईएमएफ कैलकुलेट करना है। इट इज प्रेस्ड टू रिड्यूस इट्स एरिया हाफ इन 2 मिलीसेकंड। मतलब इसको प्रेस किया जाता है एरिया हाफ करने के लिए, मतलब जो ए डैश है वो a बाई 2 के इक्वल। और कितना टाइम इसमें लगा है, ऐसा करने में टाइम लगा है 2 मिलीसेकंड, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ सेकंड। तो क्वेश्चन को फिर से एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि ये एक एरिया दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्ला का, ये मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्ला, वो प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होगा, ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी फाई डी टी। टाइम अगर छोटा है तो जो डी फाई डी टी है वो डेल्टा फाई डेल्टा टी के इक्वल है। इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, डेल्टा टी अगर बहुत छोटा है तो डी फाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा फाई डी डेल्टा टी। तो टाइम बहुत छोटा दे रखा है, तो डेल्टा फाई का क्या मतलब हो गया, डेल्टा फाई का मतलब हो गया फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब फाई 2 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए जो एरिया वेक्टर है वो कितना एंगल बनाएगा। ये अगर प्लेन है तो ये प्लेन का एरिया वेक्टर हो गया, ये 90 डिग्री एंगल है, इसमें से 30 डिग्री माइनस कर दूं तो 60 डिग्री, यानी कि थीटा जो है वो 60 डिग्री है, और थीटा कांस्टेंट है, थीटा नहीं बदल रहा है, बस इस एरिया को कंप्रेस करके कम कर दिया गया। तो एरिया, पहले वाला एरिया तो 2 मीटर स्क्वायर था, और जो ए डैश है वो 2 बाई 2 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा फाइनल। तो देखिए जो फाई 2 की वैल्यू है वो हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, ये फाइनल, ये इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। फाइनल के लिए हम 2 यूज कर रहे हैं और इनिशियल के लिए हम 1 यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि क्या क्या चीज चेंज नहीं हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा है, तो 2 और 1 की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ना एंगल चेंज हो रहा है, तो 2 और 1 की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सेम है। तो जो फ्लक्स है वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है, एरिया के चेंज होने की वजह से चेंज हो रहा है। अब इसमें से अगर बी कॉस थीटा कॉमन ले लिया जाए, बी कॉस थीटा हमने कॉमन निकाला, तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब जो a1 है वो तो 2 मीटर स्क्वायर, और जो a2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, a1 बाई 2 के, तो 2 बाई 2 यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल। इन सबकी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ईएमएफ आ जाएगा बी कॉस थीटा, बी की वैल्यू 10 टेस्ट
10 हो गया, ये 10 टेस्ला कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ये थीटा नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू थीटा, दिस इज थीटा। तो जब आप फॉर्मूला लगाएंगे बी ए कॉस थीटा तो प्लेन के साथ एंगल नहीं लेंगे, किसके साथ एंगल लेंगे, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच, इन दोनों का एरिया लेंगे, वो 60 डिग्री है। A2 हो गया 1, A2 is 1 and A1 is -2। और डेल्टा टी कितना हो गया 2 मिली सेकेंड, यानी कि 2 × 10⁻³ और ये -d∅dt, d2 is equal to -d∅ dt। तो हो जाएगा -10 cos 60 is 1/2 into -1 divided by 2 into 10⁻³ तो ये 10 डिवाइडेड बाय 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2.5 into 10⁻³ वोल्ट आ जाएगा। तो इतने वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होगा अगर हम एरिया को हाफ करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डबल्ड इन 2 मिली सेकेंड। सेकेंड पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड को डबल कर दिया जाता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड पहले V1 था 10 टेस्ला, अब मैग्नेटिक फील्ड को डबल कर दिया गया 20 टेस्ला, बाकी सब चीजों को सेम रखा गया। तो अब बताइए कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ हो गया -d∅ dt। अब क्योंकि टाइम बहुत छोटा है, टाइम है 2 मिली सेकेंड, है ना, तो ये डेल्टा फाई डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। डेल्टा फाई हो गया φ2 - φ1 डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब φ2 की वैल्यू क्या होगी, b2 a2 cos थीटा टी, और ये b1 a1 cos थीटा वन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ना तो ए चेंज हो रहा है ना थीटा चेंज हो रहा है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो इसमें a cos थीटा तो कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा b2 - b1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इन सब की वैल्यूज डाल देंगे। a कितना था, एरिया था 2 मीटर स्क्वायर, थीटा 60 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड को डबल कर दिया गया तो 20 हो गया, -10 और डिवाइड बाय ये 2 × 10⁻⁻3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर cos 60 1/2, ये 20 - 10 10 और ये 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻³ -5 × 10⁻³ वोल्ट। और अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 × 10⁻³ वोल्ट। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, और तीसरे पार्ट में इसकी एंगल को चेंज करा है। थर्ड पार्ट है it is deflected such that plane becomes perpendicular to the magnetic field। तो ओरिजिनल सिचुएशन ये थी कि प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इसको इस तरह से डिफ्लेक्ट किया गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाता है, ये सिचुएशन। तो पहले जो एरिया वेक्टर था वो इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब जो एरिया वेक्टर है वो इसके साथ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया है प्लेन के, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। तो θ2 0 डिग्री और θ1 60 डिग्री। तो ईएमएफ हो गया -ΔΦ/ΔT, एंड दिस इज ΔΦ इज φ2 - φ1, φ2 - φ1 डिवाइड बाय डेल्टा। φ2 की वैल्यू डालिए तो b2 a2 cos θ2, और ये हो जाएगा b1 a1 cos θ1 डिवाइडेड बाय
डेल्टा टी। अब की बार हम बी और ए को चेंज नहीं कर, सिर्फ थीटा को चेंज कर, तो बी ए कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बी था 10 टेस्ला, ए 2 मीटर स्क्वायर, थीटा 2 इज 0 एंड थीटा 1 इज 60 डिवाइड बाय डेल्टा टी 2 मिलीसेकंड, यानी कि 2 into 10 raised to minus 3 सेकंड। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर ईएमएफ हो जाएगा -10 cos 0 is 1 and cos 60 is 1 by 2 and 10 raised power -3. तो -10 into 1 by 2 into 10 raised power -3, तो -5 into 10 raised power -3 टेस्ला। और इसका वोल्ट ईएमएफ है तो वोल्ट, तो इसका ईएमएफ हो जाएगा 5 into 10 raised power -3 वोल्ट। तो इस एग्जांपल में हमने ये देखा कि तीन तरह से हमने चेंजेस किए। सबसे पहले एरिया को चेंज किया तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया और इसमें ओरिएंटेशन को चेंज किया। तो कई तरह से हम ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, there is a solenoid of length 5 cm and total number of turns 200। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 200 और लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब 10 raised power -2 मीटर। and there is air inside the solenoid. A small circular loop of area 1 centimeter square is placed inside the solenoid such that plane of the loop is perpendicular to the axis of the solenoid। ये देखिए सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड के अंदर एक लूप रखा हुआ है। इस लूप का एरिया दे रखा है और इसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अलग से दिया हुआ है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप सोलेनॉइड से कैलकुलेट करिए। तो सोलेनॉइड की इंफॉर्मेशन दे रखी है और उसके एक्सिस पे एक लूप रखा हुआ है। ये शेडेड पार्ट दिखाया गया है, ये लूप है और इसका ओरिएंटेशन भी बताया गया है कि प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। तो ये देखिए ये एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड हो गया और ये प्लेन का जो प्लेन है लूप का वो एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड के परपेंडिकुलर हो। तो हमें पता है कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्सिस के पैरेलल होता है और जो इसका एरिया वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ये बी और ए दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। लूप का एरिया दिया हुआ है, दिस एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हो गया ये 10 raised power -2 मीटर का स्क्वायर, दैट इज 10 raised power -4 मीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ द लूप, ये वाला एरिया है। If the current in the solenoid changes from 5 ampere to 1 ampere in 2 pi millisecond, तो देखिए टाइम दिया हुआ है 2 पाई मिलीसेकंड। मिलीसेकंड का मतलब हो गया 10 raised power -3 सेकंड और इसमें करंट को चेंज किया जाता है। इनिशियल करंट है 5 एम्पियर और फिर करंट को चेंज कर दिया तो ये आ गया 1 एम्पियर। तो 5 एम्पियर से 1 एम्पियर 2 पाई मिलीसेकंड के। तो करंट चेंज करने से क्या होगा, आप इस सोलेनॉइड के अंदर करंट चेंज करोगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई। तो आप अगर करंट चेंज करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो कहता है कि फाइंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप। तो एवरेज ईएमएफ निकालो, ये माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी हो गया। तो माइनस डेल्टा फाई हो जाएगा फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है 2 पाई मिलीसेकंड। फाई 2 इज b2 a2 cos थीटा। थीटा इज 0 डिग्री है, दोनों में सेम रहेगा। तो b2 a2 cos थीटा और ये b1 a1 cos थीटा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब देखिए ये जो a2 cos, एरिया चेंज नहीं हो रहा है लूप का, तो a cos थीटा कॉमन आ जाएगा। तो ये बचेगा b2 माइनस b1
डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब देखिए B1 की वैल्यू कितनी होगी, B1 का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट एन आई वन, और B2 हो जाएगा म्यू नॉट एन आई टू, और दोनों को माइनस करो तो B2 माइनस B1 हो जाएगा, म्यू नॉट एन कॉमन ले लीजिए, और ये I2 माइनस I1 हो, तो ये हो गया माइनस, ए की वैल्यू डाल दीजिए इसमें, ए कॉस थीटा, और B2 माइनस B1 हो गया म्यू नॉट एन, एन की वैल्यू भी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ, ये जो स्मॉल एन है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एन बाई एल, म्यू नॉट एन बाई एल, और ये I2 माइनस I1 डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये जो थीटा है ये 0 डिग्री है, cos 0। अब इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो एरिया हो गया 10 रेज पावर माइनस 4, cos 0 इज 1, म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 रेज पावर माइनस 7, नंबर ऑफ टर्न्स 200, लेंथ 5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2 मीटर, I2 1 एम्पियर, I1 5 एम्पियर, और 1 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए तो ये 2 पाई इंटू 10 रेज पावर माइनस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, अब सिंपल सी कैलकुलेशन बची है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3.2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4 वोल्ट। तो ये पहले क्वेश्चन जैसा ही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है, क्लियर नहीं है। अच्छा रुको एक मिनट बेटा, और किसी को प्रॉब्लम है स्क्रीन की? नो सर। बेटा आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, हाँ थोड़ी बहुत देर में सही हो जाएगी। ठीक है, ये हमने पहला देखा, ये बेसिक डेफिनेशन है ईएमएफ की, कि हम ईएमएफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसकी डायरेक्शन को और समझेंगे कि लेंजेस लॉ में जो माइनस साइन का सिग्निफिकेंस था वो क्या था। तो लेंज ने बताया कि जब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वो अपने कॉज को अपोज करेगा उसकी डायरेक्शन। इसमें यही पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है, तो बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं इसके समझाऊंगा, तो आप बड़े ध्यान से उसको सुनिएगा और समझिएगा। ये देखिए, ये कॉइल है, ऐसे एक वर्टिकल प्लेन में एक कॉइल रखी हुई है, ये कॉइल है जैसे सर्कुलर कॉइल है, ये मैंने प्लेन बनाया है इसके डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। और ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट इसकी तरफ मूव कर रही है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल। तो देखिए ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट का फील्ड होता है इस तरह से, ये मैग्नेट ऐसे क्लोज लूप बनाते हैं इस तरह से। तो मैग्नेट का जो फील्ड है, ये मैंने मैग्नेटिक का फील्ड इस तरह से डिस्क्राइब किया ऐसे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये इसके साथ एसोसिएट होंगे। अब ये जैसे जैसे इसके नजदीक आएगा वैसे वैसे इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी या घटेंगी? आंसर दीजिए बेटा। ये मैग्नेट को जब हम इसके क्लोज ले जाएंगे, इस लूप के नजदीक ले जाएंगे, तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा? तो देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जैसे ये इसके क्लोज आएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे लूप बना दूं इस तरह से, तो ये सिचुएशन बन जाएगी। तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर बढ़ने की वजह से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये जो कॉइल है इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब हमें इस बात पे फोकस करना है कि ईएमएफ के इंडक्शन की वजह से जो करंट होगी वो किस डायरेक्शन में होगी। तो सबसे पहले तो समझिए कि कॉज क्या है। कॉज है इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये कॉज है
इंड्यूस्ड ईएमएफ का। अब क्योंकि ये क्लोज सर्किट है, ये जो लूप है ये क्लोज सर्किट है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद इसमें करंट इंड्यूस होगी क्योंकि क्लोज सर्किट है। अब वो करंट की डायरेक्शन हमें पता करनी। लेंज ने बताया कि करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो अपने कॉज को अपोज करती है। कॉज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब इसके दो सिचुएशन को हम कंपेयर करेंगे। ये एक सिचुएशन है, ये दूसरी सिचुएशन है। मैंने इसमें इंड्यूस्ड करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखा और इसमें इंड्यूस करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखा। ये तो श्योर है कि इनमें से कोई एक ही करंट हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, और करंट वो वैलिड होगी जो इसको कॉज को अपोज कर सके। तो इसके दोनों सिचुएशन को हम समझते हैं। अगर ये क्लॉकवाइज होगी तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? अगर ये क्लॉकवाइज होगी तो क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, खुद का मैग्नेटिक फील्ड। ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो फ्लक्स किस वजह से बढ़ रहा है? फ्लक्स इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने की वजह से फ्लक्स बढ़ रहा था, तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको अपोज कैसे करेगा? डिक्रीज करके। तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेगा? ये वाला मैग्नेटिक फील्ड तो उसी डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड तो सपोर्ट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज कर रहा है। तो हमेशा अपोज करने वाली सिचुएशन आनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये गलत हो गया, ये तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको अपोज करेगा, यानी कि डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। तो जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो कैसी होनी चाहिए? क्लॉकवाइज होनी चाहिए। एक और एग्जांपल देखिए बेटा। ये जो क्रॉस है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलरली इनवर्ट टू द बोर्ड प्लेन। ये जो व्हाइट बोर्ड है जिसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मार्क कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड उसमें परपेंडिकुलरली इनवर्ट है, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया इस बोर्ड के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। और एक सर्कुलर लूप है, वो सर्कुलर लूप इसमें एंटर करेगा। सपोज करिए कि थोड़ी देर के बाद ये सर्कुलर लूप इस तरह से होगा, तो क्या हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि पहले तो कोई मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट नहीं था। ये जब इसके अंदर यहाँ तक आ गया तो ये इसका इतना एरिया इसके साथ एसोसिएट हो गया। ठीक है, तो जो इफेक्टिव एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड एरिया इंक्रीज होगा। एरिया तो इसका इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन वो एरिया इंक्रीज हो रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएट होगा। ठीक है, तो इफेक्टिव एरिया इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे ये अंदर एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस, एंड दिस इज द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज। अब ये क्योंकि क्लोज लूप है तो इसमें करंट इंड्यूस होगी। करंट कैसे इंड्यूस हो सकती है? करंट या तो क्लॉकवाइज सेंस में इंड्यूस हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंड्यूस हो सकती है। ठीक है, आप देखिए अगर क्लॉकवाइज सेंस में इंड्यूस होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और अगर एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड यानी कि आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए ये वाला मैग्नेटिक फील्ड तो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगा और ईएमएफ जो है वो ये फ्लक्स और बढ़ जाएगा। फ्लक्स तो पहले से ही इंक्रीज हो रहा था, फ्लक्स और बढ़ गया तो अपोजिशन नहीं हुआ। तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो सपोर्ट कर रहा है, कॉज को सपोर्ट कर रहा है। ये इंक्रीज है, ये और ज्यादा इंक्रीज करेगा, है ना? तो ये कॉज को सपोर्ट कर रहा है।
सपोर्ट्स कॉज, और ये कॉज को अपोज कर रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया और ये करेक्ट हो गया। तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन इंड्यूस होगी वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंड्यूस होगी। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा, ये जो लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि तब जो है फ्लक्स घटेगा। तो जब ये एंटर करेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब ये बीच में ट्रेवल करेगा, जब ये पूरा इसके अंदर चला जाएगा तो फिर फ्लक्स का बढ़ना बंद हो जाएगा। फ्लक्स का बढ़ना बंद हो जाएगा तो करंट जीरो हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखो तो इसमें कोई करंट नहीं होगी, यहाँ पे करंट जीरो होगी, क्योंकि जैसे ही ये यहाँ पे आ गया पूरा का पूरा इसका जो एरिया है वो ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएट हो गया। फिर ये इसके अंदर यहाँ तक ट्रेवल करेगा तो उसका फ्लक्स पे कोई चेंज नहीं आएगा, ना तो फ्लक्स बढ़ेगा ना फ्लक्स घटेगा। लेकिन जब ये बाहर निकलेगा तो फिर से इसका जो इफेक्टिव एरिया है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे अब ये इफेक्टिव एरिया सिर्फ इतना बचा है, तो जब ये बाहर निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है, तो इसका जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स कम होगा। तो यहाँ पे जो आपकी बार जो कॉज है वो डिक्रीज है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, ये कॉज है। ठीक है, तो अब क्या सिचुएशन बनेगी, या तो इसमें क्लॉकवाइज सेंस में करंट इंड्यूस होगी या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सेंस में इंड्यूस होगी तो ये अंदर की तरफ होगी, और एंटी क्लॉकवाइज में होगी तो ये बाहर की तरफ। अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट इंड्यूस होगी तो वो इसको अपोज करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। भाई ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाएगा। ये जो फ्लक्स है वो तो पहले से ही डिक्रीज हो रहा था, और इस वाली करंट ने तो उसको और डिक्रीज कर दिया। तो वो कॉज को अपोज नहीं कर रहा है बल्कि सपोर्ट कर रहा है। पहले से ही डिक्रीज हो रहा था, फिर और डिक्रीज हो रहा है, तो ये सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन है तो ये सपोर्ट कर रहा है, और ये अपोज कर रहा है, अपोज। इसको ध्यान से देखिएगा कि ये अपोज क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इसको सेम है, सेम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, और यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये वाली करंट फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है और ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये अपोजिशन हो गया फ्लक्स के, तो इसलिए ये करेक्ट। तो जो करंट की डायरेक्शन कॉज को अपोज करती है, और कॉज सिर्फ दो हो सकते हैं, या तो फ्लक्स बढ़ेगा या फ्लक्स घटेगा। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, और अगर फ्लक्स घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि उसको बढ़ा सके, यानी कि कॉज को अपोज कर सके। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एक और एग्जांपल देखिए। ये कोई जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें करंट है, और इसके पैरेलल एक कॉइल रखी हुई है ABCD। ये कॉइल है, इस करंट को इंक्रीज किया जाता है, करंट इज इंक्रीज, will the coil be attracted or repelled? देखिए इसके पहले अंदर की सारी इस सिचुएशन को समझिए कि ये जो करंट है, करंट के राइट हैंड साइड में एक कॉइल रखी हुई है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा।
ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और स्ट्रेट कंडक्टर अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर इज दिस डिस्टेंस। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होता चला जाएगा क्योंकि ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हो क्या रहा है कि ये जो करंट है ये इतना मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ इनवर्ट डायरेक्शन में एसोसिएट हो रहा है। अब आपने क्या किया, करंट को डिक्रीज कर दिया। करंट को कम करने से मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, आपने करंट को कम किया, करंट के कम होने से मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के कम होने से मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो। तो जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इज इंड्यूस। ठीक है, अब ईएमएफ इंड्यूस हो गया किस वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज होने की वजह से। करंट को इंक्रीज किया है, करंट को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो करंट को इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस, मतलब ईएमएफ है इसके अक्रॉस, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। अब सबसे पहले तो सोचिए कि करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजेस। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इसमें करंट इंड्यूस होगी। मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज मार्क किया। एंटी क्लॉकवाइज इसलिए क्योंकि इसका जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड्स होगा और वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा और अगर मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया तो इसको अपोज करेगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज है और ये वाला जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको अपोज करेगा, यानी कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो। तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड को देखिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। ईएमएफ क्यों इंड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने की वजह से। तो जो इंड्यूस करंट है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। कैसे, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट होगी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा और वो इस मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करेगा जिसकी वजह से फ्लक्स डिक्रीज करेगा। तो ये बिल्कुल श्योर हो गया कि इसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगी। तो करंट इंड्यूस हुआ और इससे करंट इंड्यूस हो गया, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हो गया इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक करंट इंड्यूस हो गया। अब देखिए कि करंट के इंड्यूस होने से क्या हो गया, ये दो पैरेलल कंडक्टर हो गए, इनमें ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट हो गया, तो ये इसको रिपेल करेगा। मान लीजिए कि इस पे F1 फोर्स और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो गई। डिस्टेंस के ज्यादा होने से फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। तो इस वाले कंडक्टर की जो डिस्टेंस है वो कम है और इस वाले कंडक्टर की डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस के बढ़ने की वजह से फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसमें फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा F2। तो F1 F2 से ज्यादा है, यानी कि F1 माइनस F2 पॉजिटिव होगा, यानी कि F नेट पॉजिटिव होगा। F1 को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो जो F1 की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, अवे फ्रॉम वायर। ये जो वायर दिया हुआ है इससे दूसरी तरफ नेट फोर्स लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ, therefore coil will be repelled। तो जो कॉइल है वो रिपेल हो जाएगी। हमने इन दोनों कंडक्टर्स पे फोर्स को नहीं दिखाया, तो देखो ये इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन इसकी जो करंट है इसकी करंट के ऑपोजिट है। तो जितना फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा उतना ही फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये दोनों क्यों नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को कैंसिल, क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा है और ये वाला फोर्स कम है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है F1 माइनस F2 वो पॉजिटिव होगा। F1 को हम पॉजिटिव ले रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो F1 माइनस F2 पॉजिटिव होगा उस डायरेक्शन में, यानी कि नेट फोर्स इस पे उस तरफ लगेगा, कॉइल से दूसरी तरफ। तो अगर आप इस करंट को बढ़ाओगे तो ये रिपेल होगी,
इसी तरह से अगर इस करंट को कम कर दिया जाए तो सब कुछ ऑपोजिट हो जाए, तो फिर ये उसको अट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली क्या है, आपको फ्लक्स चेंज को समझना है कि फ्लक्स किस तरह से चेंज होगा, और ईएमएफ या करंट जो इंड्यूस होगा वो उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा जो उसको अपोज कर सके। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन और देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। ग्राफ आपको बनाना है इंड्यूस ईएमएफ वर्सेस टाइम। तो देखिए एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और एक रेक्टेंगुलर लूप है। ये एक रेक्टेंगुलर लूप एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ इसको एंटर करता है। इसकी वेलोसिटी दी हुई है v, और ये मैग्नेटिक फील्ड है v। मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, कॉइल के एरिया के परपेंडिकुलर, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो इसका ग्राफ बना, ये टाइम है और ये ईएमएफ। आप ये याद रखिए कि जो ईएमएफ है वो फ्लक्स चेंज की रेट के बराबर होता है, डी फाई बी डी टी। तो फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है, या तो रेट बढ़ेगी या घटेगी या कांस्टेंट रहेगी। अब आप देखिए कि एक सेकंड में अगर इतना पार्ट अंदर जाएगा तो दूसरे सेकंड में भी उतना ही पार्ट जाएगा, यानी कि पहले सेकंड में जितना फ्लक्स बढ़ेगा दूसरे सेकंड में भी उतना ही फ्लक्स बढ़ेगा। तो इसका मतलब फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। जब ये इसके अंदर जाएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, यानी कि डी फाई बी पॉजिटिव होगा। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ईएमएफ नेगेटिव होगा। तो जब तक इसका फ्लक्स बढ़ता रहेगा तब तक इसमें नेगेटिव ईएमएफ रहेगा, ये नेगेटिव ईएमएफ होगा। जब ये पूरा इसके अंदर एंटर कर जाएगा तो फिर जब तक ये बाहर निकलना शुरू नहीं होगा, मतलब इस मोमेंट तक इसमें कोई फ्लक्स का चेंज नहीं आएगा। इस मोमेंट तक इसमें कोई फ्लक्स का चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एरिया भी उतना ही है इसका, और मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स भी इसके साथ उतना ही एसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और जब ये बाहर निकलना शुरू करेगा तो इसका फ्लक्स घटेगा, यानी कि जो चेंज है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ईएमएफ पॉजिटिव होगा। तो जितनी वैल्यू इसकी यहाँ थी उतनी फिर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका जो कांस्टेंट है इसमें इसको ध्यान रखना है। आप इस सेंटेंस को ध्यान रखिए कि फ्लक्स इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। फ्लक्स इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। तो ये जो इसका मतलब हो गया कि जो डी फाई बी डी टी है वो कांस्टेंट है, इसलिए ईएमएफ भी कांस्टेंट आया है। ठीक है, अब जो चेंज है वो दो तरह का है। जब ये अंदर जाएगा तो चेंज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव ईएमएफ आएगा। जब ये इसके अंदर ट्रेवल करेगा तो चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज जीरो, तो ये जीरो होगा। और जब ये बाहर निकलेगा तो फ्लक्स का चेंज नेगेटिव होगा, इसलिए ईएमएफ पॉजिटिव होगा। इसका दूसरा पार्ट देखिए, अब हम इसको सर्कल कर देते हैं, इसको सर्कल बना देते हैं। तो आपकी बात जो लूप है वो रेक्टेंगुलर नहीं है, लूप कैसा है, सर्कुलर लूप है। तो फिर इसका ईएमएफ का ग्राफ बनाना है टाइम के रिस्पेक्ट। अब की बात जो लूप है वो सर्कुलर है और वो एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ इसको एंटर करता है। तो इसका ईएमएफ का ग्राफ टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे रहेगा।
तो देखिए उसमें जो फ्लक्स था वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा था, इसमें नहीं होगा। देखो एक पहले सेकंड में इतना एरिया इसके साथ एसोसिएट हुआ, सपोज करिए इतना एरिया पहले सेकंड में एसोसिएट, फिर ये एरिया एसोसिएट हुआ दूसरे सेकंड में, तो बढ़ गया इसका एरिया, फिर तीसरे सेकंड में और बढ़ गया, फिर चौथे सेकंड में कम हो गया, फिर पांचवें सेकंड में और कम हो गया। तो इसका मतलब इसका जो एरिया है वो कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं हो रहा है। पहले जो रेट है वो इंक्रीज हो रही है एरिया के बढ़ने की, और फिर जो रेट है वो डिक्रीज हो रही है। एरिया तो बढ़ेगा क्योंकि अंदर जाएगा तो एरिया तो बढ़ेगा, लेकिन उसकी जो रेट है चेंज होने की वो पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ईएमएफ देखो पहले इंक्रीज करेगा, तो ये ईएमएफ इंक्रीज की, फिर इसका जो चेंज है वो डिक्रीज करेगा तो ईएमएफ भी कम होगा। फिर जब ये इसके अंदर ट्रेवल करेगा तब तक ईएमएफ जीरो रहेगा, फिर जब ये बाहर निकलेगा तो फिर कोई सिचुएशन होगी। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब इसके 4 पॉइंट है, उसको जरा ध्यान से देखिए। एक तो ये वाला ग्राफ ऐसा क्यों है, ये वाला ग्राफ ऐसा क्यों है, ये क्यों है और ये क्यों है, और ये वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों है। इन 5 पॉइंट को समझना जरूरी है। ये ग्राफ आपको बताता है, ये पहला पॉइंट है कि फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। ये इसके अंदर जाएगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, लेकिन उसकी जो रेट है वो भी इंक्रीज होगी। फ्लक्स इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। क्या मतलब हुआ इसका कि पहले अगर जो फ्लक्स है वो 1 वेबर पर सेकंड की रेट से चेंज हो रहा है, तो फिर नेक्स्ट मोमेंट वो कितना होगा, 2 वेबर पर सेकंड की रेट से चेंज होगा। तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, उसकी रेट बढ़ रही है, कांस्टेंट रेट नहीं है। ठीक है, और फिर क्या हुआ, जब ये मिडिल तक चला जाएगा तो फिर उसके बाद आगे जाएगा तो उसका रेट कम होने लगेगा। तो इसका दूसरा पॉइंट देखिए, मिडिल के बाद वाला पॉइंट, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। फ्लक्स तो अभी भी इंक्रीज हो रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट, लेकिन उसकी जो रेट है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, इसलिए ईएमएफ की वैल्यू कम हो रही है। और ये जो बीच वाला पॉइंट है इसका मतलब है फ्लक्स इज कांस्टेंट, फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है। तो जब ये पूरा इसके अंदर एंटर कर जाएगा फिर फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा तो ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ फिर जीरो हो गया। अब जब ये बाहर निकलेगा तो क्या सिचुएशन आएगी, अब ये बाहर निकल रहा है तो फिर वही सिचुएशन है, जब बाहर निकलेगा तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा, तो फ्लक्स इज डिक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है लेकिन उसकी रेट इंक्रीज हो रही है। देखो पहले इतना फ्लक्स कम होगा फिर इतना फ्लक्स कम होगा, तो फ्लक्स इज डिक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। और फिर जब ये पूरा मिडिल तक आ जाएगा और उसके बाद बाहर निकलेगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो ईएमएफ है वो फ्लक्स चेंज के ऊपर तो डिपेंड करता है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो उसकी रेट के ऊपर डिपेंड करती है कि फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है। जब ये इसके अंदर एंटर करेगा तो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग और उसकी रेट भी बढ़ रही है, इसलिए ईएमएफ बढ़ रहा है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। जब ये पूरा मिडिल तक चला जाएगा उसके बाद रेट डिक्रीज करेगी, फ्लक्स के चेंज होने की रेट कम होगी, इसलिए ईएमएफ भी कम होगा। जब ये पूरा इसके अंदर एंटर कर जाएगा तो फिर फ्लक्स बढ़ेगा नहीं ना घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ईएमएफ जीरो। फिर जब ये बाहर निकलना शुरू करेगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, इसलिए ईएमएफ पॉजिटिव होगा। रेट बढ़ेगी इसलिए ईएमएफ बढ़ रहा है, और फिर जब ये आधा बाहर निकल चुका होगा उसके बाद उसके फ्लक्स के डिक्रीज होने की रेट घटेगी, इसलिए ये ईएमएफ भी घटेगा। आपका होमवर्क है बेटा क्विज नंबर 1, क्विज नंबर 2 एंड क्विज नंबर 3।
तो जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो जो क्विज लिखी हुई है उस पर नंबर डाल दीजिएगा। क्विज 1, क्विज 2 और क्विज 3 आपको करनी है, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। ओके।